अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नज़ीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं और इसे पसंद करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने हल्का अहबाब में इसके बारे में या इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सेहत का पैगाम आम हो सके। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हम सब ने उसके बारे में सुन रखा है, बल्कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब हिफाजती टीकों का इश्तिहार टीवी पर आता था तो उसमें कई खौफनाक बीमारियों के नाम लिए जाते थे और वो इश्तिहार इतनी बार आता था कि आज तक वो तमाम नाम हमें अज़बर याद हैं। आज हम उन्हीं में से एक बीमारी के बारे में बात करेंगे और इस बीमारी का नाम है मीज़ल्स यानी खसरा। ये बीमारी एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि अमूमी तौर पर सर्दियों के आखिर में या बाहर के मौसम में आम होती है। तो आइए नाज़रीन, आज के इस शो में जानते हैं कि बीमारी क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर मोहम्मद उमैर को। ही इज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सबसे से। पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे खसरा क्या है और ये कैसे फैलती है? हाँ, तो खसरा एक, जिसे हम इंग्लिश में मीज़ल्स कहते हैं और उर्दू में खसरा कहते हैं, ये एक वायरल बीमारी है जिसमें अमूमी तौर पर बच्चों में एक लाल धब्बे की तरह से और लाल दाने जिस्म पे बन जाते हैं और उसके साथ बुखार आता है। और उसके अलावा बच्चों में कुछ और अलामात भी इसमें वाज़े होती हैं, जैसे खांसी है, आँखों का लाल होना है, नज़ला ज़ुकाम है, तो ये भी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। और फैलने का यही है कि क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और ये बहुत कंटेजियस बीमारी है और एक दूसरे के साथ जो लोग बच्चे वगैरह घुलते मिलते हैं तो उनमें फैलने का इसमें ज़्यादा ख़तरा रहता है। ये बीमारी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है डॉक्टर साहब? देखें, अमूमी तौर पर क्योंकि एक वायरल बीमारी है तो खसरा इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती शुरू में, लेकिन इसकी कुछ पेचीदगियाँ ज़रूर हैं जो कि इसको ख़तरनाक बना देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मीज़ल्स के साथ बच्चों को बाद में नमूनिया हो जाता है। वो नमूनिया ज़्यादा बिगड़ भी सकता है जिसमें बच्चों को फिर इस इंतहाई निगहदाश्त या आईसीयू वाली केयर भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों को इसके साथ डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा लूज टूल्स होते हैं जिससे बच्चे में पानी की कमी, एक और जिसमें लॉन्ग टर्म जिसमें हम कह सकते हैं कि बीमारी जो कि खसरा ख़त्म होने के बाद 5-6 साल बाद वाज़े हो सकती है, जिसको हमारी ज़बान में हम SSPE कहते हैं, आप इसको दिमाग की सोजिश कह सकते हैं, जो कि बच्चों में इंतहाई ख़तरनाक हद तक यानी कि उनमें माजूरी वाली चीज़ें भी बना सकती है। तो खसरा वैसे एक सेल्फ लिमिटिंग जिसे हम कहते हैं खुद से ठीक होने वाली बीमारी, हाँ वायरल है, तो अमूमन एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके सिम्टम्स, इसका बुखार, सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन वही बात कि अगर ये बहुत ज़्यादा एहतियात ना की जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल ना किया जाए तो इसमें कुछ बिगाड़ भी पैदा हो सकता है। अच्छा, इसकी अलामात में सिर्फ ये दानों का अपीयर होना और बुखार का होना है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि एक बुखार और दाने तो हैं ही हैं इनकी अलामात के अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हम उस तरह से उसको कह नहीं सकते कि ये खसरा है, क्योंकि अमूमन खसरे के साथ दानों को निकलना बहुत ज़रूरी है। तो खसरे यूजुअली जब होता है तो बच्चों को एक दाने पूरे जिस्म में, जो कि अमूमन ऊपरी जिस्म से शुरू होते हैं, सर से, कान के पीछे से, और फिर उसके बाद वो पूरे जिस्म के ऊपर फैल जाते हैं और उसके साथ बुखार आता है। और जैसे फिर मैंने आपको बताया कि जिसे हम कहते हैं कफ, कंजक्टिवाइटिस एंड कोराइजा, यानी कि कफ, खांसी, कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लालपन होना, और कोराइजा में फ्लू, नज़ला ज़ुकाम वाली कैफियत होना, तो ये सिम्टम्स इसके साथ हमेशा एसोसिएटेड हो। और फिर जैसे मैंने बताया कि अगर मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ती चली जाएँ तो जिस तरह हमें पूरे जिस्म के ऊपर दाने नज़र आते हैं, तो जिस तरह से पूरा जिस्म ख़राब नज़र आता है, तो अंदरूनी तौर पर भी जिस्म उतना ही मुतासिर हुआ होता है। तो वो भी अपना टाइम लेता है ठीक होने में, लेकिन वही कि वो कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है, जिसमें अंदरूनी तौर पर फेफड़ों का में जैसे लंग्स में नमूनिया करवाना या फिर मोशन वगैरह करवाना, और इस तरह की पेचीदगियाँ मजीद हो सकती हैं। अच्छा, इसको ये वायरस चला गया बॉडी के अंदर तो इसके कितने दिन बाद इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या है कि ये दाने नज़र आना शुरू होंगे जिस्म पे? या
तो अमूमन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन तक का होता है। एक चीज़ जो मैं जैसे आप बता रही थी कि ये बच्चों में लगने वाली बीमारी है, तो एक दफ़ा अगर किसी को हो जाए तो अमूमन वो कहते ही हैं कि वो 7 से 10 लोगों को, 7 से 10 बच्चों को मज़ीद वो बीमार कर सकता है। तो वो तकरीबन 7 से 10 दिन तक बच्चों को शुरू में तो कोई अलामात नहीं आएंगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बुखार की कैफियत आना शुरू होगी। हो सकता है 3-4 दिन तक सिर्फ बुखार हो, कोई दाने ना निकलें, और फिर 3-4 दिन के बाद बुखार के साथ फिर दाने निकलना एकदम शुरू हो, जो कि ऊपरी जिस्म से शुरू होंगे और फिर पूरे जिस्म पे फैलेंगे। और फिर जैसे ये तकरीबन 7 से 8 दिन 7 दिन अमूमन रहता है कोर्स इसका, तो 7 से 8 दिन तक में बुखार और फिर ये सारी इसकी जो दाने हैं और ये सारी चीज़ें ये फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे घर में मजीद बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे को हो गया तो माँ बाप ये ज़रूर समझें कि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ये बीमारी होगी? देखें, ज़रूरी नहीं है। देखें, एक तो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हम एम्फेसाइज भी करते हैं, जो आपने शुरू प्रोग्राम में भी बात की, हिफाजती टीकों की। तो अगर एक बच्चे को हो जाता है तो चांसेस हैं कि दूसरे बच्चों को भी हों, लेकिन अगर हिफाजती टीके हुए हुए उनके जो वक्त पे जो लगते हैं तो वो एक अच्छी खासी हिफाजत बच्चों को दे देते हैं। तो अमूमी तौर पर फिर उन बच्चों को जो कि हिफाजती टीके जिनको लगे होते हैं तो उनमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता होता भी है तो उनमें अलामात बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनमें टीके ना लगे हुए हों, उनमें अलामात के। और बाकी वही वाली बात कि कुछ बच्चे में मुतासर होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने फिर कहा था कि एक बच्चा अगर है तो सोसाइटी के अंदर 7 से 8 लोगों को बीमार कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कि अभी वायरस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक है या दाने निकलने के बाद वो बच्चा ज़्यादा खतरनाक है कि वो दूसरों को लगा सकता है? देखिए, वो पूरा पीरियड ही है, वो तकरीबन वही वाली बात है कि 7 से 14 दिन वाला जो पीरियड है वो पूरा पीरियड ही है जिसमें वो बच्चा जो है वो वायरस को फैला सकता है। और हम इसीलिए कहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि सिर्फ दाने निकलने के बाद ही वाला पीरियड ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, दाने निकलने से पहले वाला पीरियड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता कि बच्चे को बीमारी है, यानी उस वक्त भी जिस बच्चे से उसके कॉन्टैक्ट हुए हैं तो वो बच्चे भी एट रिस्क हो सकते हैं मीजल्स होने के। तो ये दोनों ही पीरियड्स हैं जो शामिल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? अच्छा, अमूमी तौर पर जो इसकी डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है। क्लिनिकल मीन्स के हम अपनी अलामात की बेसिस पर ही इसका तशखीस करते हैं, जिसमें जो अलामात मैंने पहले वाज़े कर दी, बुखार, दाने निकलना, खांसी, नज़ला और आँखों का लालपन और आँखों से पानी आना, तो ये इसकी अलामात हैं। तो अमूमन इसी से ही इसकी तशखीस होती है, लेकिन कुछ टेस्ट भी हैं जो मीज़ल्स के ख़ास टेस्ट हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है करवाना। अगर ये अलामात मौजूद हैं तो हम तशखीस कर लेते हैं इसकी। अच्छा, इसका दौरानिया आपने टोटल 7 से 14 दिन बताया है कि जिसमें खुद ही फिर शेड ऑफ हो जाएगा, और मतलब एक बच्चा कितने दिन में मुकम्मल रिकवर हो सकता है अगर ये दाने हो गए और इतनी सीवियरिटी नहीं हुई तो वो कितने दिन में? 5 से 7 दिन में 5 से 7 दिन में अमूमन बच्चे फुल रिकवर हो जाते हैं, जिनमें दाने भी ख़त्म हो जाते हैं, जो लालपन है दानों का वो ख़त्म हो जाता है, थोड़े से हल्के दाने रह जाते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल बच्चे की तबीयत 5 से 7 दिन में फिर बहुत बेहतर हो जाती है। जो माएँ सुन रही हैं वो ये जानना चाहती हैं कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी कितने दिन करवाएं अगर मीजल्स हो जाता है, कि वो दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट ना करें वहाँ पे। देखिए, स्कूल की छुट्टी का ताल्लुक 2 चीज़ों से है। एक तो एक चीज़ ये कि बच्चे की खुद की सेहत, कि उसकी खुद की सेहत, उसकी खुद की जाने की सलाहियत कितने दिन तक की है, और दूसरा ताल्लुक इस बात से है कि वो दूसरे बच्चों को ना फैला दे। तो दूसरे बच्चों को जो फैलाने का जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। जब दाने निकले उसके 7 दिन तक बच्चे को स्कूल ना भेजें, 1 हफ्ता यानी कि स्कूल ना भेजें, लेकिन इस दौरान ये ज़रूर देखते रहें कि बच्चे की तबीयत खुद की बेहतरी में कितनी आ रही है, नहीं आ रही है। अगर खुदा ना खास्ता उसमें पेचीदगियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो जब तक ये पेचीदगियाँ बिल्कुल दुरुस्त ना हो जाएं उस वक्त तक स्कूल ना भेजें। जब तक कि बच्चा ओवरऑल जो उसकी एक खेलने की सलाहियत, एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिविटी उसकी उतनी अच्छी ना हो जाए, उस वक्त तक स्कूल ना भेजें, जो आप समझते हैं कि एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आ गया है। क्योंकि मीजल्स के साथ बच्चे की ओवरऑल क़ुव्वत मुदाफ़ियत और उसकी ओवरऑल जिस्मानी ताकत भी कम हो जाती है। ऑब्वियसली कोई भी बीमारी हो तो उसमें इस तरह की कैफियत रहती है, तो जब वो बेहतर हो जाए तभी स्कूल भेजें। और यही चीज़ें हैं कि जिनको वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने बच्चे को घर पे रखें, ना कि वो भेज के दूसरे बच्चों को तकरीबन वही जैसे मैंने 7 दिन का ये है, और बाकी फिर जब बच्चे की खुद की कैफियत अच्छी हो तो फिर जरूर स्कूल भेजें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? ये खुद ही ठीक होगी या कोई दवाएं दी जाती हैं या क्या है? अच्छा, इलाज का इसमें वायरल बीमारियों का कोई इलाज ऐसा सच नहीं होता, ठीक है। जो भी जितनी भी वायरल बीमारियां हैं वो खुद से ठीक होने वाली बीमारियां कहलाती हैं, लेकिन यकीनन
एक बच्चे की जो तकलीफें हो रही हैं, जो उसको अलामात जाहिर हो रही हैं, उनको कम करने के लिए हम ज़रूर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे बुखार है तो बुखार के लिए हम पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह जो दवाइयाँ हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों से पानी आ रहा है तो आंखों के कतरे दी जा सकते हैं। मुंह में छाले हैं तो मुंह में छालों की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, जैसे नमूनिया बच्चे खुदा न खास्ता डेवलप हो रहा है, तो नमूनिया के लिए फिर एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है, लेकिन अगेन इसके लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है, खुद से खत्म होने वाला। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, जो खासतौर पर खसरे में दी जाती है, वो है विटामिन ए। सही है। सो विटामिन ए का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, तो हम वो जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि बच्चे में एक तो इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, और उससे बच्चे की रिकवरी में बेहतरी आ जाती है जब विटामिन ए दिया जाता है। तो और हर साल गवर्नमेंट की तरफ से 2 दफ़ा मेरे ख्याल से कैंपेन्स होती हैं जिसमें बच्चों को विटामिन ए के फ्री कैप्सूल पिलाए जाते हैं। तो खुदारा उस कैंपेन के में लोगों का साथ ताउन करें और अपने बच्चों को वो विटामिन ए के कतरे ज़रूर पिलवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए क्या वैक्सीन है और ये कब कब लगती है? हिफाजती टीके जैसे बहुत ज़रूरी हैं। हर बीमारी आपने जिक्र किया था शुरू में ही कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी हैं, तो खसरे के लिए भी इसीलिए टीके मौजूद हैं जो कि लगाए जाते हैं। तो खसरे के लिए, मीज़ल्स के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टीके लगाए जाते हैं वो 2 वक्तों में लगाए जाते हैं। एक है 9वें महीने में और दूसरा 15वें महीने में। उसमें MR उस वैक्सीन को हम कहते हैं, जिसमें मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीन शामिल है। एक वैक्सीन 9वें महीने में लगती है, उससे तकरीबन 90 से 93% तक उससे आपको बचाव मिल जाता है। और फिर जब दूसरी वैक्सीन 15वें महीने में मिलती है तो उसमें तकरीबन 97% तक आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये ओवरऑल खसरे से आपको कवर करने के लिए मौजूद है। और जिन बच्चों को वैक्सीन हो जाती है, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन बच्चों में अव्वल तो चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा अगर होते भी हैं, खुदा न खास्ता इन बच्चों में मीजल्स हो भी जाए, तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, जो कि जल्दी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जो माएँ हमें देख रही हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो खुदारा उनकी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवाएं 9वें महीने में और 15वें महीने में इसकी वैक्सीन ज़रूर, अगर नहीं हुई तो करवा लीजिए और अपने मौलिद से रब्ता कीजिए इसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस हिस्से में बच्चों के जो वैक्सीन लगती है, तो जिस्म के कौन से हिस्से में दी जाती है और ये कितनी पेनफुल होती है? देखिए, अमूमन हाथ में लगाते हैं, बाजू वगैरह में इसको लगाते हैं। पेनफुल वैक्सीन, एक टीका सुई के चुभने का जो दर्द होता है वही इसमें दर्द होता है। इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती। क्या इसको लगवा के बच्चे को बाद में बुखार हो जाता है? क्योंकि माएँ बड़ी कॉन्शियस होती है, वैक्सीनेशन के बाद बच्चे बहुत लेथार्जिक, 2 दिन बुखार के साथ और इस तरह, तो परेशान हो जाते हैं। देखें, ये बुखार बहुत, हम इसको कहते हैं कि रिस्क अगेंस्ट बेनिफिट वाली चीज़ ना। तो ये बुखार, हल्का जो मामूली बुखार है जो वैक्सीन के से लगने से होता है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी से आपको बचाने के लिए। तो यकीनन इसके साथ बुखार की अलामत आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बच्चों में आए, हर बच्चे में वो बुखार की अलामत नहीं आए। अगर आती है तो आप मौलिद से जो आप मशवरा करके आप पैरासिटामोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन हम प्रिस्क्राइब कर भी देते हैं जब भी वैक्सीन लगती है कि भाई पैरासिटामोल बच्चे को दे दे, उसमें उसका दर्द भी कम होगा, उसमें उसको बुखार की अलामत भी नहीं आएगी तो वो उतर जाएगा, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। अमूमन डल लिथार्जीनेस इसके साथ नहीं होती। वैक्सीन की अपनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाँ, अपनी कोई उसमें जो है ना, आप कह सकते हैं कोई पेचीदगी नहीं है। वैक्सीन की बहुत सारी मिथ्स मौजूद होती हैं वैक्सीन को लेके, हाँ, तो बहुत सारी चीजें जो है ना, खबरें और बहुत सारे जो है ना वो बातें, प्रोपेगेंडा किया जाता है वैक्सीन को लेके, लेकिन इसका अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक वैक्सीन के जनरल जो हम कहते हैं हल्का बुखार आना और वो चीजें मौजूद हैं, बल्कि वो इस चीज को भी देखते हुए कि बुखार आ रहा है तो उसका मतलब है वैक्सीन ने अपना रोल भी शुरू कर दिया, मतलब इसका मतलब वैक्सीन सही काम कर रही है और सही वैक्सीन लगी है आपके बच्चे को। तो भाई जो माएँ हमें देख रही हैं, या वालिदैन जो भी केयर टेकर या फादर्स जो हमें इस शो को देख रहे हैं, तो भाई अपने बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये मिथ्स, ये प्रोपेगेंडा, इस पे नहीं जाएं कि ये साजिश है और हमारे बच्चों के लिए अगेंस्ट ये काम करेंगी। नहीं भाई, ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जैसे बच्चे की 9वें महीने में, 15वें महीने में लगवा दिया, बच्चा बड़ा हो गया, 6-7 साल, 8 साल, क्या इसकी बूस्टर लगवाना ज़रूरी होता है?
देखें, बूस्टर एक वही वाली बात कि मजीद उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देता है। तो अगर 2 डोज के बाद मैंने कहा था 97% तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा डोज लगने से मजीद बूस्टर से जो है मजीद हिफाजत मिल जाएगी आपको। लेकिन ये कि 2 डोज काफ़ी होती हैं, 1 डोज इजाफी लगाने से कोई वो मसला नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं लगी वो बच्चे जरूर लगवा। अच्छा, जो बूस्टर है वो किस एज में लगवाना चाहिए? जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट्स हैं, हमें देख रहे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन कोर्स भी कंप्लीट करवाया हुआ है, सब किया हुआ है, अब वो जानना चाहते हैं कि भाई बूस्टर कब लगना चाहिए? 4 से 5 साल की उम्र में एक बूस्टर डोज लगती है। हाँ जी, अगर वो लगवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगती, अपना प्राइवेटली अगर वो लगवाना चाहें तो एक 4 से 5 साल की उम्र में बूस्टर MMR का लग सकता है। जी। और आपने कहा कि 97% ये मौसर वैक्सीन है कि इससे बचाव मुमकिन है। अच्छा, इसके कोई मुज़िर असरात इस वैक्सीनेशन के? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा खसरा हो जाए, बचपन में हो गई, तो क्या अब लाइफ लॉन्ग ये नहीं होगी क्या? हाँ, ये बहुत ही ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, लोग समझते भी हैं और यकीनन इसमें सच्चाई भी है। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर एक बच्चे को खसरा निकल जाता है तो उसके अंदर वो जो हम वायरस के वैक्सीन के ज़रिए से वो इम्यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नेचुरली उसके अंदर वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ जो वायरस है वो उसके जिस्म में खुद चला जाता है, वो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बना लेता है। तो यकीनन बिल्कुल एक बच्चे को जिसको खसरा हो जाए उसमें इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो दोबारा खसरा ना हो। कभी कभार केसेस में ऐसा पॉसिबल है, बहुत कम केसेस में ऐसा है, कम होती है बिल्कुल, तो उनमें दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हाँ उनमें खसरा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, घर में एक बच्चे को खसरा हो गई, अब माँ बाप क्या करें? कैसे बाकी बच्चों को बचाएं? क्या उसकी चीजें अलग कर दें, उसको कमरे में बंद कर दें, क्या करें? देखें, जितना कर सकते हैं, यकीनन बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जितना कर सकते हैं कर। देखें, ऑब्वियसली एक घर है जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज हो सकती है वालिदैन के लिए कि उसको जितना कितना अलग करेंगे। लेकिन आइसोलेशन रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल आइसोलेशन रिकमेंडेड है। इसके अंदर कोशिश करें कि उसको घर में ही रखें, कमरा अगर है तो कमरे में रखें, और दूसरे बच्चों को जितना उससे कम कांटेक्ट उससे करवाएं, उससे कम करवाएं। तो क्या ये खांसी मतलब छींक या उससे फैलती है बीमारी, या हाथ चीजों को हाथ लगाने से, जिस बच्चे ने इन्फेक्टेड बच्चे ने लगाया तो दूसरे ने हाथ लगा लिया, उससे फैलेगी? देखिए, ये हवा से फैलने वाली चीज है बीमारी। तो खांसी नजले से ही ये जो है वो ड्रॉपलेट के थ्रू जाके ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन ये पूरे जिस्म के अंदर फैलता है। तो वो हवा के थ्रू जाता है, ड्रॉपलेट मौजूद होते हैं, वो जहाँ जहाँ वो गिरते हैं वहाँ बच्चे अगर हाथ लगाएंगे, वहाँ पे जो है वही बच्चे अगर सांस लेंगे तो उनमें भी वो ड्रॉपलेट जा सकते हैं और वो उनको बीमार कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये बीमारी बड़ों में हो सकती है डॉक्टर साहब? जैसे अब मेरी एज है या एडोलेसेंट एज है, टीन एज है, तो उनमें ये बीमारी हो सकती है क्या? या ये बचपन में ही होती है? अमूमन सबसे ज्यादा एज ग्रुप जो है वो मीजल्स का, वो बचपन का ही है। कभी कभार केसेस में कुछ बड़े मुतासर हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है, ज्यादातर बच्चों में ही मुतासर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, चिकन पॉक्स और खसरा में क्या डिफरेंस है? दोनों में दाने हो रहे हैं तो जो खसरा है उस जैसे बहुत से और भी दाने वाली बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे वायरल सिम्टम्स भी होते हैं जो कि सिंपल मतलब चिकन पॉक्स के अलावा भी वो बहुत सिंपल, सिर्फ दाने निकल जाते हैं, थोड़ा बुखार आ जाता है बच्चों को। तो जो एक वायरल प्रोड्रोम हम उसे कहते हैं, कोई भी वायरल बीमारी में एक हल्के फुल्के जिस्म पे दाने हो सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, लेकिन चिकन पॉक्स इटसेल्फ एक बहुत ही डिफरेंट तरह की बीमारी है जो कि दाने उसमें भी निकलते हैं, लेकिन उसमें दाने अमूमन पीप वाले दाने होते हैं जिसमें से पानी भरा हुआ होता है। उसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों में बुखार खैर दोनों में आता है, इसमें भी आता है। थोड़ी सी लिथार्जीनेस, थोड़ा सा डलनेस चिकन पॉक्स में थोड़ी ज़्यादा होती है। मीजल्स में भी हो सकती है लेकिन उसमें भी होती है। तो जो मेन फ़र्क है दानों की टाइप का फ़र्क है, जिसमें जो मीजल्स के दाने होते हैं वो अमूमन पानी वाले पीप वाले नहीं होते हैं, जबकि जो खसरे के दाने होते हैं वो पानी वाले और पीप वाले होते हैं। अच्छा डॉक्टर जो चिकन पॉक्स है तो अच्छा, डिस्टेंस ऑफ दानों में भी वो होता है कि खसरा के बहुत करीब दाने होते हैं? बिल्कुल, तो वो बंचेस में होते हैं और चिकन पॉक्स के दूर। बिल्कुल, जो इसको हम जो खसरे के दाने हैं उनको हम कहते हैं मैक्यूलोपेपुलर रैश। मैक्यूलोपेपुलर मींस के एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर आपके जो है ना वो हल्के जो लेकिन ज्यादा उभरे हुए दाने नहीं,
ज़्यादा उभरे हुए दाने नहीं, लेकिन पूरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा एरिया पे फैले हुए दाने, तो उनको ये मीजल्स के दाने होते हैं, जो खसरे के दाने होते हैं। जबकि चिकन पॉक्स के दाने होते हैं एक विजिकुलर रैश, जिसे हम कहते हैं विजिकुलर रैश, जिसमें एक एक दाना अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नजर आता है कि एक दाना है, दूसरा दाना है, तीसरा दाना है, चौथा दाना, तो इस तरह उसमें दाने अलग अलग जगह पे नजर आ रहे होते हैं। जबकि मीजल्स में ऐसा नहीं है, जैसे आपने कहा कि वो करीब करीब बहुत सारे होते हैं, तो वो बिल्कुल एक फैले हुए, जैसा लगता है पूरा ही एक लाल हुआ है जिस्म। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसमें इस मीजल्स में कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन हम करते हैं? बच्चों को ये नहीं खिलाना, मिर्चों वाला नहीं देना, अच्छा, खट्टा नहीं देना, ऐसा हाँ, कुछ रिकमेंड करते हैं? बच्चे ना बहुत चूजी होते हैं खाने में, सही है। सो जो हम तो कहते हैं घर का बना हुआ कुछ भी, पीडियाट्रिशियन अगर वो खा रहे हैं ना तो उसे खाने दें, घर का बना हुआ कुछ भी खा रहा है तो खाने दें, क्योंकि वैसे ही बच्चे की एपिटाइट कम हुई होती है, उस टाइप टेस्ट वैसे ही खत्म। लेकिन हाँ, कुछ एहतियात जरूर है, जैसे जाहिर सी बात है वो ज्यादा मिर्चों वाला खाना खाएगा तो उसको पेट ज्यादा मुतासर हो सकता है, इसी तरह ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाएगा तो उसको हाजमे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ लिमिटेशन जरूर है, लेकिन ऐसा किसी भी चीज से कोई पाबंदी नहीं है। घर की बनी हुई वो हर चीज खा सकता है बच्चा। मैंने कहा जैसे कि वो तो खाने के लिए वैसे ही नहीं मांगता कुछ भी, और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो और रुक जाते हैं। उसमें अगर वो कुछ खाने के लिए मांग ले तो बेहतर है कि आप दे दें और वो बच्चा खाए, और वो इंशाल्लाह फिर वो सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्या पानी के इंटेक का इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा जूसेस या पानी पिलाएंगे, वायरल है तो ये एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि वो असल अगर एक तो अगर डायरिया वगैरह कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है तो फिर तो बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है पानी। लेकिन हाँ, पानी वगैरह पिए, लिक्विड चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन इससे जो है वो वायरल के सिम्टम्स जो है ना वो जल्दी से सही हो जाएंगे। आप लोग एज अ पीडियाट्रिशियन, जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं और बच्चा डायग्नोस होता है, उसको क्या रिकमेंडेशंस मेनली आप देते हैं कि भाई ये तजावीज़ हैं, ये आपने घर पे फॉलो करनी है? अमूमन हम जो बातें वही बताते हैं कि एक तो ये खुद से ठीक होने वाली चीज़ है, हम अलामात का इलाज करेंगे, हम बीमारी खुद से ठीक होगी। जिसमें अगर खुदा न खास्ता बुखार हो जाए तो आप बुखार की दवा दे सकते हैं, खाने में हल्की ग़िज़ाएँ दें बच्चे को। एक चीज़ जो एक मिथ हमेशा होती है इसमें कि बच्चे को नहला नहीं सकते। हाँ, बच्चे को नहलाना नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बच्चे को नीम गर्म पानी से नहला सकते हैं बच्चे को, और रोज़ाना नहला सकते हैं। उससे एक तो ओवरऑल बच्चे के दानों में जो एक इचिंग है या उसकी जो बेचैनी है वो भी ख़त्म होती है, ओवरऑल बच्चा फ्रेश फील करता है। तो आप रोज़ाना उसको नीम गर्म पानी से नहला भी सकते हैं। साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अगेन वो नॉन मेडिकेटेड साबुन आप इस्तेमाल करें, जो हल्के साबुन होते हैं वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी यही कि उसको नहलाएं, उसको साफ सुथरा रखें। आंखों में कोई मसला है तो हम नॉर्मली आंखों के कतरे एडवाइस कर देते हैं, मुंह के छालों के लिए चीज़ें एडवाइस करते हैं। जो चीज़ें सिम्टोमेटिकली उसको सामने आ रही होती हैं तो उनका हम इलाज करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मीजल्स के दाने, क्या इसमें खारिश बहुत ज्यादा होती है बच्चों को? नहीं, इसमें खारिश कम होती है। जैसे मैंने पहले चिकन पॉक्स और इसमें एक डिफरेंस ये है कि चिकन पॉक्स में खारिश बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मीजल्स। मीजल्स में खारिश कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन हाँ, बेचैनी अपनी तौर पे बच्चे को महसूस होती है। तो क्या हम उसके लिए कोई ऑइंटमेंट्स देते हैं, ये पूरे जिस्म पे लगाना है या? बिल्कुल दे सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर बच्चे को ज़रूरत महसूस है, इन जनरली अगर वही मैंने कहा ना कि अलामती चीज़ है, अगर अलामत है इतनी ज़्यादा है तो आप ज़रूर दे सकते हैं उसकी इचिंग को कम करने के लिए लोशन वगैरह, लेकिन अगर नहीं है तो फिर देने की वैसे हम जनरली नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई औरत हामला हो और उसके अंदर ये मीजल्स हो जाए तो क्या वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक मिथ है कि अगर वो दूध अगर मीजल्स का, वही जैसे मैंने बात की कि वो 2 दिन थोड़े, वो इसमें कुछ एक पीरियड है कि जिसमें डिलीवरी से पहले का और डिलीवरी के बाद का कुछ पीरियड है जिसमें एक आइसोलेशन की नीड होती है, और उसके बाद वो बेशक वो दूध पिला सकती हैं। बल्कि दूध में ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चे की अपनी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो मदर की जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो दूध के जरिए बच्चे के अंदर जाएगी। तो भाई दूध को पिलाना ही है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी हमने फोकस करना है, क्योंकि दूध एक ऐसी वैक्सीन है जिससे बच्चे की बहुत कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी बीमारियों से वो बचा रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान उसको मीजल्स हो जाते हैं तो क्या उसके जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं? देखिए, कुछ हैं, कुछ ज़रूर हैं, कुछ अलामात ज़रूर हैं जो कि बच्चे में आ सकती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं जो मीजल्स मदर के साथ हो सकती हैं। मीजल्स अगर मदर को है तो बच्चे में, तो उसमें हम थोड़ा सा वो पीरियड देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पीरियड देख लेते हैं कितने दिन पहले
मीजल्स की खसरे के वो हुआ उसको, अमूमन जब डिलीवरी के वक्त की ही पीरियड होता है कि उस वक्त ही अगर वो बच्चे में मदर में अगर वो अलामात आई हैं तो वो बच्चे में मुतासर हो सकती हैं, उससे बच्चा मुतासर हो सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। अच्छा, और डॉक्टर साहब जो मदर्स हमें देख रही हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि भाई इससे ओवरऑल उनकी हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए? बच्चों की हेल्थ के लिए एक चीज़ तो ये कि ख़ासतौर पे खसरे को लेके कि हिफाजती टीकों में यकीनन, जैसे मैंने आपने भी अर्ज़ किया था, हिफाजती टीकों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि एक मीज़ल जो वायरल बीमारी जिस तरह पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया में शायद इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन पाकिस्तान में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में सिर्फ इसके अलावा और भी जो दुनिया में बीमारियाँ कम हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं उनकी मौजूदगी है, उनके बीमारियां हमें यहाँ पे उनके सिम्टम्स, उनके मरीज़ नज़र आते हैं। तो जो उसका हल है, जिस दुनिया ने हल निकाला इन तमाम चीज़ों का, वो हिफाजती टीकों के ज़रिए से निकाला। तो एक एडवाइस तो ये है कि हिफाजती टीके ज़रूर करवाएं बच्चों को, उनके वक्त के हिसाब से जो भी उनके डेजिग्नेटेड टाइम है उसके हवाले से करें। बाकी हेल्दी खिलाएं, घर की चीज़ें खिलाएं, बहुत ज़्यादा जो है उनको जंक ना खिलाएं, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। जनरल जो हम बातें बताते हैं वो बातें। अच्छा डॉक्टर साहब, मीज़ल्स पे तो हमने बात की आखिर में, क्योंकि मदर्स बहुत क्यूरियस होती हैं और ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो उनको एक अच्छी बात थोड़ी सी ये बता दें कि बच्चे खाना नहीं खाते और पिकी ईटर नहीं, बजाय छोटा बच्चा है वो मांग ही नहीं रहा खाना, अब माँ बहुत परेशान होती है कि खाना नहीं खा रहा है, ये खाना क्या करें हम माँ हैं इस चीज़ के लिए? जो इसमें ना एक चीज़, जो पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा बच्चे क्योंकि वालिदैन सिर्फ माँ नहीं, वालिद साहब भी तो दोनों ही जो है वो बहुत परेशान होते हैं बच्चों को लेके, खाने पीने को लेके। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बाज़ दफ़ा बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है, सही है ना, तो जो उसको मिलना है वो उसने खा लिया होता है और वो हम ये समझ रहे होते हैं शायद वो उतना नहीं खाया उसने। तो एक कुछ पैरामीटर्स हैं वो ज़रूर चेक करते रहा करें कि एक ग्रेजुअल जो एक वज़न बच्चे का है, जो उसकी ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट है उसकी उम्र के लिहाज से, अगर वो मौजूद है और बच्चा अपना खाना जो थोड़ा बहुत भी खा रहा है, तो इसका मतलब है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है। हाँ, बच्चे यकीनन पिकी चूज़र्स हो सकते हैं जिनके शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं बाद में, जो कि उनकी विटामिन सी कमी, या जिसे हम दो तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं जिसमें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो उनकी कमी उसमें हो सकती है। तो उनको पूरा करने के लिए उनको यकीनन आप उनकी आदत आप दिलवा सकते हैं, खाने की आदत। अमूमन हम 6 महीने पे वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो आदत आप 6 महीने से ही उस बच्चे की शुरू करवा सकते हैं कि जी उनके टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस वक्त पे आपने ये खिलाना है, इस वक्त पे ये खिलाना है, उनको उसी तरह से डेवलप करते चले जाएं। बच्चे, अगेन मैंने कहा कि कोई 100% शायद फॉलो ना कर सके इन सारी चीज़ों को, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें, तो वो बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट करता जाएगा और वो खाने लगेगा। आप, मैंने जैसे कहा कि उसका ज़रूरी ये कि आप उसका ये देखते रहें कि उसकी डेवलपमेंट, जो उसकी ग्रोथ है वो उसकी उम्र के लिहाज से अगर सही चल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है बच्चा अपना जो खाना पीना है वो पूरा कर रहा है और बाकी वो चीज़ें अपनी क्योंकि हम पेरेंट्स, माएँ खास कर, क्योंकि सारा दिन वो अपने बच्चों को देख रही होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है, उनको ये होता है कि बच्चा चबी नहीं है तो इट मीन्स वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज़ है कि वो चबी, हम हमेशा देखते हैं कि वो चबी वाली चीज़, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें कि बच्चे का जो उसकी उम्र के लिहाज से उसका वजन और उसके जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, अगर वो अचीव हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अचीव कर रहा है, इसका मतलब है बच्चा, और वो अगर एक्टिविटीज़ में फुल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इट मीन्स कि उसको सारी न्यूट्रिशन जा रही है, तो मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।